हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल U1 अनअकैडमी में। अब तक के लेक्चर्स में ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट कराती है, खींचती है, अट्रैक्ट करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज की क्लास में हम आपको समझाना चाहते हैं कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सभी प्लेस पर, सभी स्थान पर, सभी लैटिट्यूड पर समान होती है या फिर प्लेस टू प्लेस, लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड ये वैल्यू में कुछ चेंज भी आते हैं। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाना चाहूं तो देखिए, यह है अर्थ, ठीक, और ये है एक ऑब्जेक्ट। अब अर्थ का सेंटर इस ऑब्जेक्ट को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से एक्सेलरेट करा रहा है, ठीक। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट पोलर लैटिट्यूड पर है, पोलर लैटिट्यूड में कहीं पास भी अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो भी क्या अर्थ का सेंटर इस ऑब्जेक्ट को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से ही एक्सेलरेट कराएगा या फिर इसके वैल्यू में कुछ चेंज होंगे, कम होगा या फिर ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट अर्थ के इक्वेटर पर कहीं पास है, तब अर्थ का सेंटर इस ऑब्जेक्ट को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से ही एक्सेलरेट कराएगा या फिर इसके वैल्यू में भी कोई चेंज होंगे। या फिर मान लेते हैं कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पर है, तो क्या 30 डिग्री लैटिट्यूड से भी अर्थ का सेंटर इस ऑब्जेक्ट को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से ही एक्सेलरेट कराएगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा? क्या हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है या फिर इसमें कुछ चेंज भी होते हैं? अगर चेंज होते भी हैं तो क्यों होते हैं? इसी चीज को आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस चीज को समझने से पहले आप एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। अब इस फार्मूले में आप देख सकते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की मास और इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहां देखिए, ये है हमारी अर्थ का सेंटर, और मान लेते हैं यहां कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर है। कह क्या रहे हैं हम कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के मास और ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। ये अर्थ का मास हो गया m1 और ये ऑब्जेक्ट का भी अपना कोई मास होगा, ऑब्जेक्ट का मास हो गया। इन दोनों के मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? r का मतलब डिस्टेंस होता है और इस r को d से भी डिनोट करते हैं। अब ये डिस्टेंस कहां से? अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी? आपकी डिस्टेंस, जिसे हम r से डिनोट करते हैं और हम इसे d से भी डिनोट करते हैं, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम जो दूसरी बात समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर और डिस्टेंस पर, ये दो फैक्ट पर डिपेंड करता है। पहले हम डिस्टेंस को समझेंगे, फिर उसके बाद हम मास पर भी समझ लेंगे, ठीक। अगर हम डिस्टेंस पर समझें, इक्वल टू
एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। अगर अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम, अगर डिस्टेंस कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा। तो बात क्लियर हो गई। अब हम इसी चीज को अर्थ पर अप्लाई करेंगे और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि अर्थ के किस लैटिट्यूड्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा और किस लैटिट्यूड्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होगा। अब हम इसे अर्थ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे डिस्टेंस के कम ज्यादा होने से ग्रेविटेशनल फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है। आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल ना होकर ऑब्लेट स्फेरॉइड है, मतलब ऊपर से थोड़ा चपटा है और इक्वेटर से थोड़ा सा उभार रखता है। ये उभार क्यों है? क्योंकि अर्थ लगातार रोटेट कर रही है और इसके रोटेशन से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाता है और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अर्थ इक्वेटर्स पर थोड़ा सा उभार रखती है, थोड़ा सा निकली हुई है। ठीक, ये है हमारी प्यारी सी अर्थ और ये है अर्थ का सेंटर। सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस 6356 किलोमीटर है और अर्थ के सेंटर से इक्वेटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6378 किलोमीटर है। अब आप मुझे खुद बताइए कि अर्थ का सेंटर से डिस्टेंस कहां कम और कहां ज्यादा है। आप देख पा रहे होंगे कि पोल से अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इक्वेटर के कंपेयर में कम है ना। क्यों कम है? क्योंकि अर्थ पोलर लैटिट्यूड से थोड़ा सा चपटी है और इक्वेटर पर थोड़ा सा निकली हुई है। इस वजह से इसके डिस्टेंस में थोड़े बहुत कम ज्यादा चेंज है। ठीक, आप खुद देख पा रहे होंगे कि अर्थ के सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस कम है, किसके कंपेयर में? इक्वेटर के कंपेयर में। ठीक, आप खुद देख पा रहे होंगे कि अर्थ के सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस कम है इक्वेटर के कंपेयर में। ये कम क्यों है? क्योंकि अर्थ पोलर लैटिट्यूड से थोड़ा सा चपटी है और इक्वेटर से थोड़ा सा उभरी है। क्यों उभरी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट की वजह से उभरी है। ठीक, अब आप खुद इस फार्मूले में इसको रखिए। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। अब आप इस फार्मूले में इसको रखिए। इस फार्मूले में हमने क्या समझा था कि डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा। डिस्टेंस कहां ज्यादा है? हम देख रहे हैं कि अर्थ के सेंटर से इक्वेटर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है पोलर लैटिट्यूड के कंपेयर में। तो यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम होगा। ठीक, और यहां डिस्टेंस इक्वेटर के कंपेयर में कम है, डिस्टेंस यहां कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहां ज्यादा होगी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहां स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग क्यों होगा? क्योंकि अर्थ का ये वाला पोलर लैटिट्यूड अर्थ के सेंटर से ज्यादा करीब है, निकट है, किसके कंपेयर में? इक्वेटर के कंपेयर में। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पास होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर पर होगा तो उसकी अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोलर लैटिट्यूड्स पर होगा तो उसके सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम होगा, किसके कंपेयर में? इक्वेटर के कंपेयर में।
तो इक्वेटर्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो कम होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है। और पोलर लैटिट्यूड्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्ट्रांग होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि अगर पोलर लैटिट्यूड्स पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हाई स्पीड से एक्सेलरेट होगा। अगर वही ऑब्जेक्ट अर्थ के इक्वेटर पर है और इक्वेटर से अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वीक होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ अर्थ का वीक होगा। ठीक, तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि अर्थ के इक्वेटर से पोलर लैटिट्यूड की ओर जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता चला जाता है। अगर वही हम इससे ये कहें कि पोलर लैटिट्यूड से इक्वेटर की ओर आने पर ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर पड़ने लगते हैं, वीक पड़ने लगते हैं, वैल्यू कम हो जाती है। ठीक, उम्मीद करती हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है और अर्थ के किस लैटिट्यूड्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्ट्रांग होगी और अर्थ के किस लैटिट्यूड्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा। कहाँ वीक होगा? पोलर लैटिट्यूड्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होगा और इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा। ठीक, उम्मीद करूंगी कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट भी करिए। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी ग्रेविटेशनल फोर्स और मास के बीच के रिलेशंस को लेकर। ठीक, कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन बनता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे किसी ऑब्जेक्ट के मास पर या फिर अर्थ के मास पर कैसे डिपेंड हो। ठीक, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और सबको खुश रखिए।